हेलो एवरीवन। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने सोचा कि स्ट्रक्चर किस तरीके का होता होगा एक एटम का, यानी एटम दिखता कैसा होगा, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें प्रोटॉन की पोजीशन क्या होगी और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होगी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में कहाँ कहाँ पर रहते होंगे। ये सब चीज़ें जो है साइंटिस्ट के दिमाग में आना स्टार्ट हो गया जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो। लेकिन इन्हीं में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जे थॉमसन। इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि एटम का स्ट्रक्चर दिखता कैसे है और उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि न्यूट्रॉन का भी तो जिक्र करना चाहिए, हालांकि न्यूट्रॉन जो है वो बाद में खोजा गया है। जे थॉमसन के टाइम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स खोजे गए थे, इसीलिए इनकी दिमाग में कन्फ्यूज़न इन दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को लेके ही था कि इसको हम कैसे एक एटम के अंदर अरेंज करेंगे और एक एटम का स्ट्रक्चर इन दोनों के बेस पे हम कैसे डेवलप करेंगे। और इन्होंने जे थॉमसन ने पहली बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया 1898 में, और मॉडल एक दिया, उसका नाम है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसी को कई बार हम प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल या राइजिंग पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। देखो, प्लम का मतलब होता है बेर, पुडिंग का मतलब होता है खाने वाली चीज़। उन्होंने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को मैं किस तरीके से डेवलप कर सकता हूँ, तो इन्होंने क्या कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो होता है वो बिल्कुल एस्फेरिकल होता है पॉजिटिव चार्ज का। तो ये एक मैंने बॉल बना दिया बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज का, तो ये अंदर आपको जो भी चीज़ें दिख रहा है ये सब पॉजिटिव चार्ज है। इन्होंने कहा कि इसी में इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं पर इम्बेडेड होगा। इम्बेडेड का मतलब होगा धंसा हुआ होगा। तो ये जो भी आपको वाइट पार्ट दिख रहा है ये सब के सब वाइट पार्ट क्या चीज़ है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको मैं कह देता हूँ पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन। और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये धंसा हुआ होगा, इम्बेडेड होगा इस स्फेरिकल बॉल के अंदर, और इसको क्या नाम दिया, निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। और इन्होंने जो है इसको कंपेयर किया वाटरमेलन से। आप लोग वाटरमेलन को जब काटते हो तो देखना, जो एडिबल पार्ट होता है जिसको हम खाते हैं, जो रेड पार्ट होता है, इन्होंने उसको कंसीडर किया पॉजिटिव चार्ज, और जो सीड होता है उसको कंसीडर किया निगेटिव चार्ज। तो जो रेड पार्ट होता है देखना, उसमें सीड कहीं कहीं पर धसी हुई नज़र आती है। तो इस चीज़ को उन्होंने इस मॉडल से कंपैरिजन करते हुए ये कह दिया कि इसको हम वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो उनका स्टेटमेंट ये है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इट इज़ द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। ये जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है इन विच इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है ये इम्बेडेड होगा, धंसा हुआ होगा, जैसे सीड धंसा हुआ होता है वाटरमेलन के अंदर। बिल्कुल वही मॉडल जो है एस्टेब्लिश किया जे थॉमसन ने। इन्होंने और भी चीज़ें बताई, जैसे उनमें से जो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने रखा वो ये था कि एक एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। एक एटम न्यूट्रल होता है इनके कहने के मुताबिक। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्जेस प्रेजेंट हैं उन चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। इस वजह से, क्योंकि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं और अपोजिट चार्ज रख रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस वजह से उस एटम के ऊपर ओवरऑल जो चार्ज होगा वो जीरो होगा। और अगर जीरो कहीं पर देखने को मिलता है ओवरऑल चार्ज, हम उसको न्यूट्रल कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसके पास ना ही पॉजिटिव चार्ज है और ना ही निगेटिव चार्ज है। तो ये पहला पॉइंट था। ही सेड दैट एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो ये पहला पॉइंट उन्होंने कहा। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है हमारा, इसमें हर जगह मास जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और इस चीज़ को इन्होंने एज्यूम किया था, इनके पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल नहीं था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, इन्होंने बस एज्यूम किया था कि ऐसा हो सकता है। तो मास इन्होंने कहा था कि हर जगह एक जैसा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी अगर ये एटम है तो अगर मैं यहाँ की मास फाइंड करने की कोशिश करूँ, तो अगर यहाँ मास मुझे मान लो 2 ग्राम मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ फाइंड करूँगा तो यहाँ मुझे 5 ग्राम मिल जाएगा, यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर फाइंड करूँगा यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2। यानी इस एटम के अंदर हर जगह मास जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ है, ठीक है, पूरे एटम के अंदर। तो ये इनका दूसरा पॉइंट था। द मास ऑफ एन एटम इज़ एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम्स।
थर्ड बात इन्होंने ये कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में हर जगह इलेक्ट्रॉन और हर जगह प्रोटॉन पाया जाएगा। द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम्स, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज इस एटम के अंदर हर जगह पर पाया जाएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने मॉडल अपना दिया और कुछ इन्होंने पॉइंट्स निकाल के ये बताने की कोशिश की कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स दिखता कैसे है और उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं। लेकिन थॉमसन का मॉडल बहुत दिन चला नहीं, इसका मॉडल जो है वो फेल हो गया, और फेल होने को हम कहते हैं ड्रॉबैक या लिमिटेशन। तो हमें देखना यह है कि इसकी थ्योरी फेल क्यों हुई। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा पॉइंट है थॉमसन एटॉमिक मॉडल फेल टू एक्सप्लेन हाउ द पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स ऑन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। इट आल्सो फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। तो देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कहा था कि हर जगह पॉजिटिव और हर जगह निगेटिव चार्ज होगा, तो मैं हर जगह पॉजिटिव और हर जगह निगेटिव चार्ज बना रहा हूँ, और आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, और ये एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक है, और एक दूसरे को जब खींचेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये बिल्कुल ऐसे स्फेरिकल नहीं दिखेगा, ये ऐसे धंसता हुआ नज़र आएगा, ऐसे चिपक जाएगा एक दूसरे में। हालांकि ऐसा होता नहीं है, हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो बिल्कुल स्टेबल है। अगर ये थ्योरी सच होती थॉमसन की, तो इसके हिसाब से अगर सोचा जाए तो हर चीज़ क्रश हो जाता, लेकिन हम देखते हैं कि क्रश होता नहीं है। अगर आपका फ़ोन है तो वो क्रश थोड़ी हो रहा है, आप जिस कॉपी पे या पेंसिल से लिख रहे हो वो क्रश थोड़ी हो रहा है, वो ख़राब थोड़ी हो रहा है, बिल्कुल स्टेबल है। इसका मतलब इन्होंने ही कुछ ऐसी चीज़ें जो है एक्सप्लेन नहीं की हैं, या इनके कुछ कमियां हैं जो जिसको एक्सप्लेन करते शायद ये, ठीक है, तो इनकी और ज़्यादा एडवांस हो जाती, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया नहीं, और यही सवाल जो है वो साइंटिस्टों ने इनके सामने रख दिया। तो ये थ्योरी ये फेल हो गया क्योंकि इन्होंने इसके बारे में बताया नहीं। ठीक है, दूसरा चीज़ है इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इनको ये भी नहीं पता था कि व्हाट इज़ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता क्या है। ठीक है, तो इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी नहीं बताया। द थ्योरी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से जो रिज़ल्ट फाउंड हुआ, जो कि रदरफोर्ड ने किया है, उस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं किया कि ये ऐसा हुआ क्यों। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो रिज़ल्ट आई उनमें बहुत सारी चीज़ें हमें नया देखने को मिला। हालांकि ये जो चीज़ कह रहे थे उससे बिल्कुल उल्टा वहाँ पर देखने को मिल रहा था। इस वजह से इसकी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने, रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, इस वजह से इनका थ्योरी बिल्कुल फेल हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड का मॉडल है क्या है, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिला, क्या कंक्लूज़न निकला, क्या रिज़ल्ट निकला।